Hello students, welcome to my channel. I am Mansi. I'll be teaching you social science. We are starting with a chapter called power sharing of class 10th. Okay. I think I have previously made a video, but I think it was not clear for you. So here I am. So let's get started. You can see we'll be reading about power sharing. Okay. पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पावर शेयरिंग होती क्या है एंड हम इस चैप्टर में आखिर पढ़ने क्या वाले हैं एग्जैक्टली ठीक है यू कैन सी हियर आई हैव चोजन दिस पिक्चर एंड आई हैव यूज्ड एआई फॉर इट दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सिंगल लीडर ये जो सिंगल लीडर होते हैं या कोई भी एक होता है जैसे आपकी क्लास का मॉनिटर ही होगा वो बोलता होगा कि मैं ही लीडर हूँ ठीक है बिना पास के नहीं जाना है कहीं ठीक है तो आप क्या करते हो उसे थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करते हो फिर आप मैम को बोलोगे अपने क्लास टीचर को बोलोगे कि क्या करेंगे मैम ये हमको पास नहीं देते हैं या जाने नहीं देते हैं तो आप क्या कहोगे कि मैम एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराइए जिसमें कि आप एक ऐसे क्लास मॉनिटर को चूज करिए जो कि सबके लिए एक बराबर अ, सबको एक बराबर नजरिए से देखे ठीक है तो अगर किसी भी एक आदमी के या फिर किसी भी एक इंसान के हाथ में पावर क्या होती है कंसंट्रेटेड होती है तो उससे क्या होता है वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर बनता जाता है ठीक है ऑटोक्रेटिक रूलर बनता जाता है आप देख सकते हो इसके ऊपर मैंने क्या लगाया हुआ है यहाँ पे क्राउन लगाया हुआ है ठीक है तो किंग क्या बोलता है किंग रूल्स ऑल कि किंग की जो बातें हैं वही सही हैं ठीक है तो ये प्रॉब्लम क्या होती है सिंगल लीडर की होती है ऐसी प्रॉब्लम आती ही क्यों है क्योंकि पावर क्या होता है एक ही लोग के हाथ में क्या होता है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ठीक है सेकेंड ये जो आप एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हो दिस इज द शेयर्ड पावर शेयरिंग दैट मीन्स यहाँ पर पावर क्या की गई है आपस में बांटी हुई है ठीक है हम इस पर्सपेक्टिव से तो नहीं देखने वाले हैं दिस वाज जस्ट फॉर योर एग्जांपल फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पावर शेयरिंग आखिर पावर शेयरिंग होती ही क्या है ठीक है वाई दिस चैप्टर इज नेम्ड एज पावर शेयरिंग ये पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई एम फोकसिंग ऑन द वर्ड डेमोक्रेटिक ठीक है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जरूरी क्यों है ये पावर आखिर शेयर होती कैसे है कैसे शेयर की जाती ठीक है we'll learn two examples of the two countries given here first is Belgium and another one is श्रीलंका एक हम बेल्जियम का एग्जांपल लेके पढ़ेंगे और दूसरा हम श्रीलंका का एग्जांपल लेके पढ़ेंगे ठीक है at last we'll be reading about the forms of power sharing okay let's dwell into the chapter now see what is power sharing. Power sharing is dividing and distributing power among different people, groups और गवर्नमेंट. पावर क्या होती है आपकी डिवाइड हो सकती है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अमंग डिफरेंट पीपल हो सकता है बहुत लोगों के बीच में हो या ग्रुप्स के बीच में की जाए या फिर वो गवर्नमेंट भी हो सकती है ठीक है जैसे आपके इंडिया में एग्जांपल ले लो ठीक है आपने देखा होगा देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अभी आगे चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आएगा ठीक है बहुत सारे गवर्नमेंट के लेवल्स हैं सबसे ऊपर क्या है आपकी यूनियन गवर्नमेंट बैठती है उसके नीचे आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट उसके नीचे क्या आती है आपकी लोकल गवर्नमेंट आती है राइट तो जो आपकी यूनियन लेवल है यूनियन लेवल चाहे तो क्या करे पूरा का पूरा पावर अपने हाथ में कंसंट्रेट कर ले लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने क्या किया क्योंकि आपकी पूरी सोसाइटी पीसफुली रह पाए इंडिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं रिलीजियस रिलीजन वेरियस रिलीजन कास्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स वो एक साथ रह पाए तो हमने क्या कर दिया यूनियन गवर्नमेंट ने उस पावर को डिवाइड किया अमंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट द स्टेट गवर्नमेंट और उस स्टेट गवर्नमेंट ने इवन लोकल गवर्नमेंट जो ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट बैठी है उसमें वो पावर को डिवाइड कर दिया ठीक है अब आता है व्हाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट द मेन हेयर आर द टू रीजंस फर्स्ट इज टू अवॉइड द कंफ्लिक्ट ठीक है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो किसी के बीच में लड़ाई ना हो और दूसरा टू अवॉइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ फ्यू यानी कि कुछ लोगों के हाथ में वो पावर कॉन्सेंट्रेटेड ना हो जाए ठीक है अगर कुछ लोग के हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी तो क्या होगा ऑब्वियसली कि वो ऑटोक्रेटिक रूलर बनता जाएगा ठीक है ओके Next, we are moving toward the chapter of power sharing and the story of Belgium. ठीक है पहले हम बेल्जियम जान लेते हैं बेल्जियम जो है बेटा आपकी एक स्मॉल कंट्री है इट इज लोकेटेड इन यूरोप ठीक है ये यूरोप में लोकेटेड है अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बेल्जियम के बारे में
बताया गया है कि इसने कौन सी ऐसी सिचुएशन को फेस किया था जहां पे इसको पावर शेयर करना पड़ा और किस तरह से इसने पावर को आखिरकार शेयर किया। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर इज बेल्जियम। हम थोड़ा सा इसके बॉर्डरिंग कंट्री का हमको आइडिया होना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हमको पता चल सके कि आखिर बेल्जियम के आसपास कौन सी कंट्री रहती हैं और उससे बेल्जियम के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आप देख सकते हो दिस इज बेल्जियम। अगर आप इसके इस साइड आओगे बेटा तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर फ्रांस दिखेगा। ठीक है, फ्रांस। इसके इस साइड जाएंगे अगर हम टुवर्ड द वे ईस्ट, टुवर्ड द ईस्ट यूल सी जर्मनी है। ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर यानी नॉर्थ साइड में आओगे तो आपको क्या मिलेगा, नेदरलैंड मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे फ्रेंच है। ठीक है, जैसे इंडिया में है ना कि आप थोड़ी थोड़ी दूर पे जाते हो तो लैंग्वेज क्या होती है, चेंज होने लगती है। इवन विद इन द स्टेट, यूपी आपका इतना बड़ा स्टेट है, आप देखोगे थोड़ा सा दूर जाओगे तो आपको क्या लगेगा, थोड़ी सी बोलचाल की भाषा में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखने वाले हैं बेल्जियम की। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे बेल्जियम है, इट इज सराउंडेड बाय नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड फ्रांस। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है यहाँ पे लग्जमबर्ग करके। ठीक है, अब ये जो नेदरलैंड है, जर्मनी है और फ्रांस है, इसका इम्पैक्ट हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, इस बेल्जियम के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, किस तरह से देखने को मिलता है, यू कैन सी आई हैव रिटन हियर 59% जो फ्लेमिश रीजन में रह रहे थे वो डच लैंग्वेज बोल रहे थे। ठीक है, देखो ये नेदरलैंड्स है, नेदरलैंड में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, वो डच लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, तो वहां पे जो 59% फ्लेमिश रीजन में रह रहे थे वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे, डच लैंग्वेज बोल रहे थे। 40% जो वेलूनिया रीजन में थे वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे, वो भी डच लैंग्वेज बोल रहे थे। एंड 1% जो बेल्जियंस थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे थे, वो जर्मन लैंग्वेज यूज कर रहे थे। ठीक है, आई थिंक आई हैव रिटन हियर इनकरेक्टली, हियर इट इज फ्रेंच लैंग्वेज नॉट डच लैंग्वेज। यहाँ पे बेटा ये क्या होगा, यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज होगा। ठीक है, ओके, नाउ इट इज क्लियर कि बेल्जियम में जो इतनी छोटी सी कंट्री है एक यूनिक सर्कमस्टांसेस को प्रेजेंट कर रही थी, जहां पे अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग हुआ करते थे। कुछ लोग डच लैंग्वेज स्पीकर्स थे, कुछ लोग फ्रेंच स्पीकर्स थे, कुछ जर्मन स्पीकर्स भी हुआ करते थे। ठीक है, बेल्जियम का एक छोटा सा क्या है आपका कैपिटल है, दैट इज ब्रसल्स। ब्रसल्स तो एक यूनिक सर्कमस्टांसेस को प्रेजेंट कर रहा था क्योंकि वहां पर 80% लोग क्या थे, फ्रेंच स्पीकर्स थे, 20% लोग ही क्या थे, डच स्पीकर्स थे। अब आप बोलोगे मैम आपने यहाँ पे यूनिक सर्कमस्टांसेस का वर्ड यूज ही क्यों किया। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 59% यानी ओवरऑल कंट्री में, ठीक है, कितने लोग डच लैंग्वेज का यूज कर रहे थे, 59%। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हो ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, वहां पर बस 20% ही क्या थे, डच स्पीकर्स हुआ करते थे। तो डच स्पीकर्स क्या हो गए थे अपने ही कंट्री में, ठीक है, वो माइनॉरिटी में हो गए थे। सॉरी माय बैड, अपने कैपिटल में माइनॉरिटी में हो गए थे। ठीक है, कैपिटल क्या होता है, एक हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट ऑफ द कंट्री होता है, इसीलिए उसको कैपिटल बनाया जाता है। जैसे इंडिया में है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली है तो वहां पर पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं। ठीक है, वो क्या है, हमारा हार्ट है। Delhi does not belong to only one language group or only one religion on or anything else। ठीक है, ये हमारे पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो हम क्या चाहेंगे, हमारा भी दिल्ली में से हो, तभी तो वहां पर पार्लियामेंट बनाया गया है जहां पे आपके बहुत सारे एमपीस आपके स्टेट से जाकर वहां पर बैठते हैं, राइट। ऐसे ही अब यहाँ पर ब्रसेल्स में क्या हो रहा था, ब्रसेल्स जो बेल्जियम का कैपिटल था, वहां पर डच स्पीकर्स माइनॉरिटी में हो गए थे। तो उनको नेग्लेक्शन फील हो रहा था कि हम तो पूरे कंट्री में मेजोरिटी में हैं, लेकिन अपने कंट्री में अपने कैपिटल में ही क्या हो गए हैं, माइनॉरिटी हो गए हैं। जबकि फ्रेंच स्पीकर्स क्या हो गए थे, वो मेजोरिटी में हो गए थे। ठीक है, द नेक्स्ट I have written here Belgium shares border with France, Netherlands, Germany and Luxembourg। ठीक है, एथनिक कॉम्पोजिशन आपके बेल्जियम का क्या था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। 59% जो फ्लेमिश रीजन में थे वो डच लैंग्वेज यूज कर रहे थे। वेलूनिया रीजन वाले फ्रेंच लैंग्वेज का यूज कर रहे थे, डच लैंग्वेज यहाँ पर नहीं होगा, आई विल मेक द करेक्शन। 1% जो बेल्जियंस थे वो क्या यूज कर रहे थे, वो जर्मन लैंग्वेज यूज कर रहे थे। ठीक है, ब्रसल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, ऑन द अदर हैंड 80% पीपल स्पीक विच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। एंड 20% जो स्पीकर्स थे वो कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे थे, वो डच लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये ब्रसल्स में ये टेंशन हुई ही क्यों।
ठीक है। अब टेंशन का कारण तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए, द माइनॉरिटी माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर्स वर रिच एंड पावरफुल। ठीक है। फ्रेंच जो थे आपके बेल्जियम में कॉन्सेंट्रेटेड थे, लेकिन उनकी संख्या क्या थी, वो कम थी, फ्रेंच स्पीकर्स कम थे। लेकिन दे वर वेरी रिच एंड पावरफुल, क्योंकि उनको एजुकेशन और जॉब में क्या मिला था, थोड़ी सी बढ़ावा, थोड़ा सा उनको एडवांटेज मिला था, रादर देन द डच स्पीकर्स। ठीक है। इसीलिए जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर्स थे वो रिच हो चुके थे और पावरफुल हो चुके थे। किससे ज्यादा पावरफुल हो चुके थे? डच स्पीकर्स से। ठीक है। टेंशन हाई कहाँ पर थी, सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पर हो रही थी? ब्रसल्स में हो रही थी। क्यों हो रही थी? आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, लाइक डच वर इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल वाइल मेजोरिटी इन द कंट्री। ओके, क्लियर। अब दूसरी स्टोरी, अब हम आ जाते हैं ऑल द वे टू एशिया नाउ। अब हम यूरोप से सीधा कहाँ पर आ रहे हैं? एशिया में आ रहे हैं। एशिया में भी एक छोटी सी कंट्री आ रही है, दैट इज श्रीलंका। ओके, श्रीलंका, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप है, दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ। ठीक है। श्रीलंका में भी क्या थी, डाइवर्स पॉपुलेशन रहती थी। सिन्हाला थे 74%, तमिल स्पीकर्स हुआ करते थे 18%। ठीक है। यहाँ पर हम लैंग्वेज को ही लेकर चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, हमने बेल्जियम की कंडीशन को देखा, वैसे ही हम श्रीलंका की कंडीशन को भी देख रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि श्रीलंका में कैसे एक सर्कमस्टांसेस प्रोड्यूस हो रहा था, जहां पे रीजन ऑफ टेंशन भी आ जाती है। ठीक है। देयर वर डाइवर्स पॉपुलेशन इन श्रीलंका। सिन्हाला स्पीकर्स कुछ हुआ करते थे, कुछ तमिल स्पीकर्स हुआ करते थे, राइट। जो सिन्हाला तमिल से, सॉरी माय बैड, तमिल स्पीकर्स कितने थे आपके? 18% थे। ठीक है। सिन्हाला वर इन मेजोरिटी। तमिल देवर 18%। अब इस 18% में भी डिविजन था। 18% के जो 3% थे वो श्रीलंकन तमिल्स थे। ये श्रीलंकन तमिल्स क्या थे? वहां के नेटिव्स लोग थे। नेटिव मतलब क्या होता है? स्थानिक लोग होता है। ठीक है। और जो इंडियन तमिल्स थे, जो 5% कंस्टिट्यूट कर रहे थे ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, ये इंडियन तमिल्स क्या थे? दे वर दे वर द वन हुज फोर फादर्स केम टू श्रीलंका टू वर्क एज अ प्लांटेशन वर्कर फ्रॉम इंडिया। ठीक है। इंडिया आपको तो पता ही है ना, दिस इज इंडिया। और इंडिया क्या है? एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। ठीक है। यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल एरिया ज्यादा आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये आपका क्या है? श्रीलंका छोटा सा है। ठीक है। अब यहाँ तमिल, ये जो एरिया है तमिलनाडु वाला, ठीक है, यहाँ से लोग, यहाँ से वर्कर्स को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। ठीक है, कॉलोनियल टाइम्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पर शिफ्ट किया गया था ताकि वो कम वेजेस में काम कर सके। जो यहाँ पर ऑलरेडी रहने लगे प्लांटेशन वर्कर श्रीलंका में आके, इंडिया से जो श्रीलंका आए थे, वो अपने आप को बाय द जनरेशन क्या रिकॉग्नाइज करने लगे कि हम कहाँ के हैं, हम श्रीलंका के हैं। दैट्स व्हाई वी आर श्रीलंकन्स नाउ, वी हैव नो कनेक्शन विद इंडिया। ठीक है। ओके, क्लियर। Diverse population, Sinhala 74% majority, Tamil speaker minority 18%, Tamil speakers में भी division, 3% Sri Lankan Tamils, those were the natives, and Indian Tamils 5%, those whose forefather came from India as a plantation workers. Okay. Next, the religious composition of Sri Lanka. मोस्ट, यहाँ पर देखिए, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स क्या हुआ करते थे? वो बुद्धिस्ट हुआ करते थे। ठीक है। उनका रिलीजन क्या था? वो बुद्धिस्ट थे। और जो तमिलियंस थे वो आइदर हिंदूज थे और मुस्लिम्स थे। अब यहाँ पर कंडीशन श्रीलंका की बेल्जियम से थोड़ी यूनिक हो जाती है। कैसे? यहाँ पर रिलीजन के बेसिस बेसिस पे भी डिवीजन हो जाता है। ठीक है। जो मेजोरिटी सिन्हालास थे वो क्या थे? बुद्धिस्ट थे। और जो तमिलियंस थे वो आइदर हिंदूज थे या फिर मुस्लिम्स थे। Next, the word given in NCERT is the majoritarianism. Okay, अब ये majoritarianism होता क्या है? पहली बात तो, जब जब भी किसी वर्ड में ISM वर्ड यूज हो जाता है, लास्ट में लग जाता है, उसका मतलब क्या होता है? आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? सिद्धांत। ठीक है। अब हम आई रीड इट, अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी should be able to rule a country in whichever way it wants, a country in whichever way it wants, by disregarding the wishes एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। ठीक है। यानी कि जो ऐसा बिलीफ, ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसा सिद्धांत जहां पे मेजोरिटी कम्युनिटी को लगता है कि वो एक पूरी कंट्री को वो अपने अकॉर्डिंग रूल कर जाए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग रूल कर जाए और माइनॉरिटी को डिसरिगार्ड कर दे, माइनॉरिटी का जो भी इंटरेस्ट है उसको डिसरिगार्ड कर दे। ठीक है। अब ये पॉलिसी अपनाई जाती है कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है। श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948, हमारे एक साल बाद इंडिपेंडेंट हो चुका था। एंड लीडर्स sought to establish मेजोरिटेरियनिज्म। जो सिन्हाला लीडर्स थे, जो सिन्हाला बुद्धिस्ट लीडर थे, वो क्या करना चाहे? मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी लेकर आना चाहे। ठीक है। मेजोरिटेरियनिज्म क्लियर है? ओके। अब ये मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी आई कैसे?
थ्रू लेजिस्लेशन। देखिए, ऑब्वियसली जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, वो क्या करेगी, लॉ के थ्रू ही तो लेकर आएगी ना कोई भी पॉलिसी। तो ये भी मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी क्या करते हैं, लेजिस्लेशन या फिर लॉ के थ्रू लेकर आते हैं। ठीक है, एक एक्ट पास किया जाता है, द एक्ट वाज कॉल्ड एज द एक्ट ऑफ 1956। दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट माइट केम इन योर एग्जाम्स आल्सो। ओके, द एक्ट ऑफ 1956 ने क्या किया, इट रिकॉग्नाइज्ड सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सिन्हाला था, ठीक है, सिन्हाला को ही एज एन ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम टॉपिक से हट रहे हैं, इंडिया की तरफ आइए। ठीक है, क्या इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है? ऑब्वियसली नहीं है, राइट। लेकिन अब यहाँ हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश में हम यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, सिन्हाला को ही एक लौता ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपके अदर लैंग्वेज स्पीकर्स थे, जो तमिलियंस थे, जो श्रीलंका में रह रहे थे, वो अपने आप को क्या करेंगे, निग्लेक्टेड फील करेंगे, राइट, ऐसा ही होगा। Next, government followed preferential policies favoring only Sinhala community for university positions and jobs. ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी के तहत सिन्हाला स्पीकर्स को ही क्या दिया, यूनिवर्सिटी की पोजीशन ऑफर की और जॉब की पोजीशन भी ऑफर की। ठीक है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फेवर बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, रिलीजन जो हमारा बुद्धिस्ट रिलीजन है उसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी। क्या इंडिया में ऐसा है? ऑब्वियसली नहीं है। इंडिया में हर एक रिलीजन को क्या दिया गया है, एक इंडिया में हर एक रिलीजन को अ, उसका राइट प्लेस दिया गया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है, वो एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकती है। ठीक है, खैर आजकल डिफरेंशिएशन हो रहा है, बट फॉर द सेक ऑफ द स्टडीज वी है। ओके, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फेवर बुद्धिज्म, कि वो क्या करे, बुद्धिज्म को फेवर करे। इम्पैक्ट क्या होता है उस एक्ट का, अब ये एक्ट पास तो हो गया, उस एक्ट का कुछ इम्पैक्ट भी तो आएगा, रिजल्ट भी तो आएगा। ठीक है, अब इस वजह से जैसे ही इन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया, गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फेवर करते हुए सिन्हाला कम्युनिटी को पोजीशन, यूनिवर्सिटी पोजीशन और जॉब्स ऑफर की। नए कॉन्स्टिट्यूशन ने बुद्धिज्म को फोस्टर करना चाहा। ठीक है, उससे जो आपके श्रीलंकन तमिल्स थे, उनको क्या हुआ, वो निग्लेक्टेड फील हुआ। ठीक है, बुद्धिस्ट सिन्हाला स्पीकर वर नॉट सेंसिटिव टू तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर। जो बुद्धिस्ट सिन्हाला स्पीकर्स थे, उन्होंने तमिल लैंग्वेज और कल्चर को पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज ने जो इक्वल राइट्स हमारे तमिल, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, इंडियन तमिल्स थे, उनको देनी चाहिए थी, वो नहीं दिया। डिस्क्रिमिनेट किया उनको। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट किया इन गेटिंग देम जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। ओके, रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। अब क्या होगा, श्रीलंकन तमिल्स का अदर रिएक्शन भी आएगा। श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, बहुत सारे दे लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स। व्हाई दे लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ताकि वो तमिल को क्या मिल जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाए। एक स्टोरी है, जब इंडिया आजाद होता है तो क्या होता है कि ये बात आती है कि हम कौन सी लैंग्वेज को चूज करें एज अ नेशनल लैंग्वेज। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी रही थी। ठीक है, तो पहले ये भी हुआ था कि हम अपने स्टेट को रीऑर्गेनाइज कैसे करें। ठीक है, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, तो फिर उस समय बहुत सारी कमिटीज भी बैठी थी, जैसे कि धार कमीशन बैठी थी, फजल अली कमीशन बैठी थी, और जेवीपी कमीशन बैठी थी। ठीक है, जेवीपी तो लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का डिवीजन करने को नकार देती है। ठीक है, जैसे ही वो आपकी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का डिवीजन नकारेगी, वैसे ही आंध्र प्रदेश रीजन में बहुत तेजी से क्या होता है, एक मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, उस प्रोटेस्ट में वो क्या होता है कि एक आपके गांधीयन लीडर थे, पोटी श्रीमामलू। वो उनकी क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। वो उन्होंने फास्टिंग की थी फॉर 54 days। ठीक है, एंड ही डाइड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ओनली। उसके बाद ये मांग और तेजी से शुरू हो जाती है। उसके बाद फजल अली कमेटी बैठती है, उन्होंने लैंग्वेज को लिंग्विस्टिकली ऑर्गेनाइज स्टेट को सहमति दे देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो लैंग्वेज लोगों के लिए क्या, मतलब क्या क्या करवा देता है। ठीक है, लैंग्वेज लोगों के लिए क्या है, एक उनके कल्चर का पार्ट है। वो उस लैंग्वेज को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज भी इंडिया में लोग क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने लैंग्वेज को लेके सेंसिटिव हो रहे हैं ना।
यू मस्ट हैव सीन दैट वीडियो जहाँ पे एक वुमेन को असॉल्ट किया जाता है बिकॉज शी वाज नॉट स्पीकिंग अ सर्टेन लैंग्वेज. आई होप यू नो व्हाट आई मेंट टू से. ओके, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक नाउ. श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, पार्टीज लॉन्च किया, स्ट्रगल लॉन्च किया ताकि तमिल को क्या मिल जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाए. रीजनल ऑटोनॉमी मिले, यानी कि इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स जो थे उनको क्या मिल सके. रीजनल मतलब क्या होता है, रीजन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रीजन. रीजन मतलब क्या होता है, एक रीजन का मतलब कि प्लेस. ओके, रीजनल उनको क्या मिल जाए, ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल. ठीक है, रीजनल ऑटोनॉमी मिल जाए. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन. जो आपके एक्ट ऑफ 1956 ने उनको गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन छीन लिया था, उसको वापस पाने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे. All these demand arises as the Act of 1956 denied them these rights. ठीक है. बाय 1980s अभी स्ट्रगल बहुत दिनों तक कंटिन्यूड रहता है. 1980s तक ये डिमांड्स और बहुत सारी डिमांड एक साथ आती हैं और एक गठन होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ठीक है, एलटीटीई का गठन होता है. और उन्होंने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम, इलम मतलब होता है स्टेट, इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका की मांग सामने रख दी थी. ठीक है. अब ये जो डिस्ट्रस्ट था, अभी मैंने आपको बताया कि ये डिस्ट्रस्ट यानी लोगों के बीच में क्या हो रहा था, ट्रस्ट का इशू हो रहा था. ठीक है, डिस्ट्रस्ट और बढ़ता जा रहा था. इन सब चीजों की वजह से अब जो आपका श्रीलंका था उसको क्या करना पड़ता है, सिविल वॉर की सिचुएशन को झेलना पड़ता है. सिविल वॉर का हिंदी मतलब क्या है, गृह युद्ध. यानी कि आपके घर में ही वॉर हो जाए. दैट मीन्स आपके घर के लोग ही आपके खिलाफ विरोध करने लगे. ठीक है. सिविल वॉर, अ वायलेंट conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war. ओके, श्रीलंका को सिविल वॉर का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने बुद्धिस्ट, सॉरी माय बैड, उन्होंने क्या किया था, इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया था. ओके. ओके, दिस इज द सिविल वॉर. आई हैव टेकन इट फ्रॉम आई थिंक मेटा एआई. ओके, we'll continue in our next chapters. Okay, in the next slides actually. Thank you.